हेलो दोस्तों। तो देखिए, आज हम पढ़ेंगे भारत में जो बैंकों के प्रकार हैं उनके बारे में। ठीक है, इकोनॉमिक्स का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसमें से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो चाहे पीसीएस हो या यूपीएससी हो। ठीक है, तो देखिए इसमें है सबसे पहला जो है टाइप ऑफ बैंक में शेड्यूल्ड बैंक, यानी कि अनुसूचित बैंक। अब शेड्यूल्ड बैंक क्या होते हैं? शेड्यूल्ड बैंक वो होते हैं जिन पे आरबीआई का पूर्ण नियंत्रण होता है। आरबीआई एक्ट 1934 की दूसरी अनुसूची में लिस्टेड होते हैं ये बैंक। ठीक है, एग्जाम्पल है इनके कमर्शियल बैंक और सहकारी बैंक। ठीक है, और दूसरे टाइप के बैंक है नॉन शेड्यूल्ड बैंक, जिन पर आरबीआई का नियंत्रण नहीं होता है और जो आरबीआई एक्ट की दूसरी अनुसूची में लिस्टेड नहीं होते हैं। ठीक है, और डेवलपमेंट बैंक होते हैं जो विशेष डेवलपमेंट के लिए बनाए जाते हैं, जैसे कि नाबार्ड, NABARD। ठीक है, तो इसका नाम है, ये जो है रूरल और एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए बनाया गया बैंक है। ठीक है, एग्रीकल्चर के लिए और रूरल डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, इनके सबके बारे में अभी हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो अब बढ़ते हैं हम आगे कमर्शियल बैंक के बारे में कि कमर्शियल बैंक क्या होता है। तो देखिए, कमर्शियल बैंक क्या है? शेड्यूल्ड बैंक है। ठीक है, आरबीआई का पूरा नियंत्रण होता है इनके ऊपर, और इनकी खासियत क्या होती है? लाभ के लिए कार्य करते हैं, यानी कि इनमें जो है आप पैसे जमा कर सकते हैं और इनसे उधार ले सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल है इनका पब्लिक सेक्टर बैंक, जैसे पीएनबी है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, फिर एसबीआई भी कमर्शियल बैंक है। और जो प्राइवेट बैंक है जैसे एचडीएफसी, फॉरेन प्राइवेट बैंक जैसे कि एचएसबीसी। ठीक है, और यह है रीजनल रूरल बैंक, आरआरबी, स्मॉल फाइनेंस बैंक और पेमेंट बैंक। ये सभी जो हैं शेड्यूल्ड बैंक हैं और कमर्शियल बैंक की श्रेणी में आते हैं। अब हम पढ़ते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक के बारे में। तो इन्हें जो है हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीयकृत बैंक। फिर इसमें ये दिया गया है जिनमें वह बैंक जिनमें सरकार के सरकार की हिस्सेदारी 50% से अधिक है, यानी कि गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है जिन पर, उन्हें कहते हैं राष्ट्रीयकृत बैंक। एग्जाम्पल है पीएनबी बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा। ठीक है, ये सब जो है पब्लिक सेक्टर बैंक कहे जाते हैं। ठीक है, अब देखिए अभी हम पढ़ेंगे कि एसबीआई जो है वो क्यों नहीं है राष्ट्रीयकृत बैंक, उसको क्यों नहीं कहा जाता है। ठीक है, इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात और भी आती है जो एग्जाम में पूछा जाता है कि भाई पहली बार जो है बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ भारत में? तो आंसर है 1969 में। दूसरी बार कब हुआ? 1980 में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम एसबीआई के बारे में जानकारी लेते हैं थोड़ी, कि एसबीआई जो है उसको राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं कहते हैं, उसकी श्रेणी में शामिल नहीं किया जाता है, क्योंकि इसमें जो है आरबीआई की हिस्सेदारी है 92%। ठीक है, इसमें गवर्नमेंट की हिस्सेदारी नहीं है डायरेक्ट, आरबीआई के कंट्रोल में है ये बैंक एसबीआई। एक क्वेश्चन यहाँ बन जाता है। फिर इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना हुई 1 जुलाई 1955 में। ठीक है, और इसे राष्ट्रीयकृत बैंक की श्रेणी में नहीं रखते हैं। तो ध्यान रखिएगा, कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा जो है राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है, तो ऑप्शन दे देंगे आपको पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियन बैंक और एसबीआई। ठीक है, तो राष्ट्रीयकृत बैंक एसबीआई नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम प्राइवेट बैंक। तो नाम से ही लग रहा है कि भाई प्राइवेट बैंक है। ठीक है, जो प्राइवेट कंपनी द्वारा संचालित होते हैं, जैसे कि एचडीएफसी है, एचडीएफसी। ठीक है, तो अब इनकी संख्या टोटल कितनी है? 21। अच्छा, ये बताएं कि पब्लिक सेक्टर बैंक जो है उनकी संख्या कितनी है? पब्लिक सेक्टर बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक जो है इनकी संख्या है टोटल 11, और एक प्लस एसबीआई एक है, यानी सरकारी बैंक है टोटल 11। ठीक है, प्राइवेट बैंक की संख्या कितनी है? 21 है भारत में। ब्रांच की बात नहीं हो रही है, इनकी संख्या की बात हो रही है, जैसे एचडीएफसी है। ठीक है, और एक्सिस है, एक्सिस बैंक है। इसी तरीके के प्राइवेट बैंक है भारत में टोटल 21। अब है विदेशी प्राइवेट बैंक, इनकी संख्या है टोटल 45। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, इनकी संख्या है 43। ठीक है, तो भारत में सबसे ज्यादा विदेशी प्राइवेट बैंक हैं।
ठीक है। आगे है स्मॉल फाइनेंस बैंक। इनके बारे में क्या खासियत है? ये जो है डेबिट कार्ड जारी कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड भी जारी कर सकते हैं और ऋण भी दे सकते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया था एक बार यूपीएससी में कि स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में कौन सा कथन जो है सही नहीं है। तो उसमें ये दिया गया था क्रेडिट कार्ड जारी नहीं कर सकते हैं ये। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है वो डेबिट कार्ड जारी कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड जारी कर सकते हैं, ऋण भी दे सकते हैं। स्मॉल फाइनेंस बैंक का एग्जांपल अगर हम देखें तो उज्ज्वला, उज्ज्वल उज्ज्वल स्मॉल फाइनेंस बैंक। ठीक है। और है पेमेंट बैंक। अब पेमेंट बैंक के बारे में क्या खासियत है? 1 लाख तक का जमा स्वीकार कर सकते हैं, यानी कि अगर इनके आपका खाता है इनमें तो 1 लाख रुपए तक जमा कर सकते हैं आप। डेबिट कार्ड जारी कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड जारी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और ऋण भी नहीं दे सकते हैं ये। एग्जाम्पल अगर इसकी बात करें हम पेमेंट बैंक की, तो पेमेंट बैंक का एग्जाम्पल क्या है? जैसे एयरटेल पेमेंट बैंक, एयरटेल पेमेंट बैंक। तो ये बहुत छोटे छोटे बैंक बनाए गए हैं। इनकी खासियत यह है कि जहां पर बैंक की सुविधाएं वैसी नहीं पहुंच पा रही है, मतलब कि जो बड़े बैंक है उनकी सुविधाएं नहीं पहुंच पा रही है, वहां पर जो है पेमेंट बैंक अपनी छोटी छोटी सुविधाएं जो है दे सके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब हम। अब है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। ये भी जो है शेड्यूल्ड बैंक है। ठीक है, तो एक तो पहली बात ये होगी कि शेड्यूल्ड बैंक है। फिर पूछा जाता है कभी कभी क्वेश्चन कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस कमेटी की संस्तुति पर हुई? तो नरसिम्हा कमेटी थी वो जिसकी संस्तुति पर इनकी स्थापना हुई है। फिर अगला क्वेश्चन बनता है कि 2 अक्टूबर 1975 को इनकी स्थापना हुई और कौन सा एक्ट था वो? ग्रामीण बैंक एक्ट 1976 के तहत। ठीक है, तो एक पॉइंट ये है कि इनकी स्थापना कब हुई और किस एक्ट के तहत हुई। ठीक है, अब इनमें ये भी पूछा जाता है कि इनकी संरचना क्या है। तो देखिए इसमें क्या है, केंद्र सरकार यानी नाबार्ड के थ्रू केंद्र सरकार की हिस्सेदारी होती है 50%, राज्य की हिस्सेदारी होती है 15%, स्पॉन्सर बैंक की हिस्सेदारी होती है 35%। ठीक है, तो स्पॉन्सर बैंक क्या होता है? जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा है, तो बैंक ऑफ बड़ौदा जो है इनको अपना ढांचा देता है। ठीक है, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बैंक ऑफ बड़ौदा इनको दे। ठीक है, अब एक चीज और ध्यान रखिए जो क्वेश्चन बनता है इनके ऊपर। देखिए ऐसा होता है आरबीआई के थ्रू, यानी आरबीआई के द्वारा इन पर कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, आरबीआई के द्वारा कंट्रोल किया जाता है नाबार्ड को, और नाबार्ड कंट्रोल करता है आरआरबी को। ठीक है, आरआरबी जितने भी हैं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, ये भी क्वेश्चन बनता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब हम। अब एक चीज ये भी क्वेश्चन बनता है कि आरआरबी में जो है केंद्र का हिस्सा कितना होता है, आरआरबी में राज्य का हिस्सा कितना होता है, आरआरबी में स्पॉन्सर बैंक का हिस्सा कितना होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट टॉपिक की ओर। सहकारी बैंक। तो सहकारी बैंक क्या होते हैं? ऐसी सहकारी समितियां जिनका मुख्य व्यवसाय बैंकिंग होता है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन है, इनका उद्देश्य क्या होता है? सामूहिक विकास को प्रेरित करना। ठीक है, तो देखिए सहकारी जो शब्द है इसका ये मतलब होता है कि कई लोग मिलकर जो है, कई लोग मिलकर एक ग्रुप बनाते हैं और वो जो है फिर कोई व्यवसाय करते हैं, तो इसी को कहा जाता है सहकारी। ठीक है, कई लोग जो है मिलके सहकारी समिति बनाते हैं और फिर वो मिलकर कोई व्यवसाय करते हैं। तो ये जो सहकारी बैंक है ये क्या व्यवसाय करते हैं? बैंकिंग। आगे बढ़ते हैं अब इसमें। तो इसमें जो है जो विशेष बात है वो यह है कि संविधान की केंद्र सूची में बैंकिंग जो है वो शामिल है और राज्य सूची में शामिल है सहकारी समितियां। तो इसीलिए इनके ऊपर जो है ना डुअल कंट्रोल होता है, यानी दो पावर जो है कंट्रोल करती हैं, यानी द्वैध शासन होता है इनके ऊपर। कौन कौन करता है? आरबीआई। ठीक है, आरबीआई इनके ऊपर जो है कंट्रोल करता है आंशिक रूप से, और राज्य सरकार भी आंशिक रूप से कंट्रोल करती है। ठीक है, इसीलिए जो है ये सफल नहीं हो पा रहे हैं। इनमें जो है भ्रष्टाचार वगैरह और काफ़ी चीज़ें जो है काफ़ी समस्याएं देखने में आती हैं अक्सर, क्योंकि कंट्रोल जो है वो आरबीआई का भी है और राज्य सरकारों का भी रहता है। आगे बढ़ते हैं अब हम। सहकारी बैंक का ढांचा क्या है? तो ये 2 प्रकार के होते हैं, पहला है ग्रामीण सहकारी बैंक, दूसरा है शहरी सहकारी बैंक।
ग्रामीण सहकारी बैंक की के बारे में जानकारी है तो राज्य सहकारी बैंक सबसे ऊपर का स्ट्रक्चर है इनका, यानी कि सबसे बड़ा ढांचा या ढांचे में सबसे जो कहा जाए कि भाई सबसे ऊपर के पायदान पर कौन होगा, ग्रामीण सहकारी बैंक में राज्य सहकारी बैंक। फिर उसके बाद होता है जिला सहकारी बैंक, ठीक है, और फिर आता है प्राथमिक कृषि साख समितियां। तो जो बैंकिंग मेन बैंकिंग का काम जो है वो यही करती हैं, ठीक है, यही बैंक जो है ऋण वगैरह देने के लिए अधिकृत हैं। ये तो हुआ ग्रामीण सहकारी बैंक का स्ट्रक्चर। शहरी सहकारी बैंक जो होते हैं वो एक तरह से नॉर्मल बैंक की तरह काम करते हैं, जो आपके जैसे पीएनबी वगैरह की तरह काम करते हैं। ये जैसे पीएनबी काम करता है उसी की तरह कुछ कुछ काम करते हैं, ये एग्जाम्पल है ये, ठीक है। इन इसका एग्जाम्पल जैसे उत्तराखंड में जो है शहरी सहकारी बैंक कौन कौन से हैं? अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, उत्तराखंड कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अल्मोड़ा कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, ये सब जो है शहरी सहकारी बैंक के उदाहरण हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन बनता है ये बनता है कि जो ग्रामीण सहकारी बैंक है उनमें जो है कर्ज वगैरह देने के लिए कौन सी संस्था जो है वो है जिम्मेदार? तो प्राथमिक कृषि साख समितियां। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक है कुछ टर्मिनोलॉजी है, यानी जिनके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। अगर वो जैसे आपसे कह दे क्वेश्चन में कि भाई नियो बैंक जो है वो क्या है, नियो बैंक, तो इनकी कोई भौतिक शाखा नहीं होती है, ठीक है, और इनको जो है बैंकिंग का लाइसेंस भी नहीं मिला होता, इनको बैंकिंग का लाइसेंस प्राप्त नहीं होता, ठीक है। बस ये खाली एक तरह से इंटरनेट से बैंकिंग करती हैं, इंटरनेट के थ्रू एप्लीकेशन है एक तरह से। जैसे आप देखते होंगे कई सारे ऐप हैं बैंकिंग के ऐप, तो ये ऐप है जो बैंक से जुड़कर किसी बैंक से जुड़कर आपको जो है सुविधाएं देते हैं बैंकिंग की, ठीक है। जैसे एग्जांपल इसका आप देखेंगे नियो एक्स, एक बैंक है ये नियो एक्स, मतलब वो नियो बैंक है ये, ठीक है। तो ये किसके साथ मिलकर आपको जो वो देता है बैंकिंग सुविधाएं? फेडरल बैंक के साथ, ठीक है, फेडरल बैंक के साथ मिलकर एक एप्लीकेशन है नियो एक्स, ये फेडरल बैंक के साथ मिलकर आपको बैंकिंग सुविधाएं देता है, तो इसी को कहा जाता है नियो बैंक। तो क्वेश्चन जो ये बनता है कि भाई इनकी कोई भौतिक शाखा नहीं होती, तो इन्हें क्या कहा जाता है? नियो बैंक। फिर अगला है कोर बैंकिंग। तो इसमें ये कहा जाता है कि भाई अगर आपसे पूछा जाए कि भाई कोर बैंकिंग क्या चीज़ होती है, इसका मतलब क्या है कोर बैंकिंग का, तो जैसे आप पैसे जमा करने जाते हैं तो पहले ऐसा होता था कि आप जिस बैंक में आपका खाता है उसी बैंक से आप पैसे निकाल सकते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब आप ऐसा भी कर सकते हैं कि जिस बैंक में आपका खाता है, सॉरी जिस ब्रांच में आपका खाता है, मान लिया जैसे पीएनबी की बात करते हैं या बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करते हैं, चलिए बैंक ऑफ बड़ौदा क्या है, तो किसी एक ब्रांच में आपका खाता है तो आप दूसरी ब्रांच से पैसे नहीं निकाल सकते थे पहले, लेकिन अब जो है दूसरी ब्रांच से भी पैसे निकाल सकते हैं आप, वो चाहे एटीएम के थ्रू निकाल सकते हैं या फिर जो है कैश पर्ची भरकर, जो कैश की पर्ची होती है वो भरकर भी आप जो है पैसे निकाल सकते हैं। तो इसे कहा जाता है कोर बैंकिंग। बैंक की विभिन्न शाखाएं परस्पर इंटरनेट से जुड़ी रहती हैं, इसी बात को कहा जाता है कोर बैंकिंग। ये यूपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि कोर बैंकिंग जो है वो क्या है, तो इसमें होता है बैंक की विभिन्न शाखाएं परस्पर इंटरनेट से जुड़ी रहती हैं। अगला है लीड बैंकिंग। तो इसमें क्या होता है कि किसी क्षेत्र या जिले के लिए बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी किसी एक बैंक को दे दी जाती है, उसे उस क्षेत्र का जो है लीड बैंक कहा जाता है, ठीक है। तो जैसे अगर सपोज करो हम बात करते हैं देहरादून की, तो देहरादून में मान लिया अगर ये कह दिया कि भाई पीएनबी बैंक जो है उसको जो है जिले का बैंक घोषित कर दिया कि भाई जिले का लीड बैंक कह दिया, ठीक है, जिले का लीड बैंक अगर कह दिया इसे, तो देहरादून जिले में जितनी भी बैंकिंग सुविधाएं हैं उनमें सबसे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेगा पीएनबी, ठीक है। जहां पर भी अगर मान लिया बैंकिंग सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं, जैसे विकासनगर में मान लिया या कोई और ग्रामीण क्षेत्र है वहां पर बैंकिंग सुविधाएं नहीं मिल रही, तो पीएनबी देगा वहां पर जाकर जरूर, ठीक है।
अन्य बैंक अगर नहीं खोल पा रहे हैं अपनी ब्रांच तो पीएनबी जरूर खोलेगा अपनी ब्रांच। अगर ये कहा जाता है कि भाई पीएनबी जो है जिले का लीड बैंक है तो लीड बैंकिंग इसे ही कहा जाता है। किसी एक बैंक को जिम्मेदारी दे दी जाती है कि भाई जिले में जो है बैंकिंग सुविधाएं आप दीजिएगा, ठीक है। तो यही लीड बैंकिंग है। ये भी यूपीएससी में पूछा गया था क्वेश्चन, ठीक है, कि लीड बैंकिंग जो है वो क्या है। अगला क्वेश्चन, अगला जो टॉप है कंसेप्ट है यूनिवर्सल बैंकिंग, ठीक है। तो यूनिवर्सल बैंकिंग क्या होती है? यूनिवर्सल बैंकिंग वो बैंकिंग है जहां पर बैंकिंग सुविधाओं के साथ साथ और जो वित्तीय सुविधाएं हैं वो भी दी जाती हैं। यानी कि जैसे एग्जाम्पल आप समझिए, जैसे बैंकिंग सुविधाएं तो क्या हुई कि भाई आप पैसा जमा कर रहे हैं वहां पर, ठीक है, पैसा निकाल रहे हैं, तो ये तो हो गया आपका बैंकिंग सुविधाएं। चेक है, चेक बुक वगैरह, ये सब तो जो है बैंकिंग सुविधाएं हैं। आधुनिक वित्तीय सुविधाएं क्या हैं? आप यहीं से जो है इंश्योरेंस करा सकते हैं, आप अपना बीमा करा सकते हो इन्हीं बैंक इसी से, ठीक है। म्यूचुअल फंड खरीद सकते हो, म्यूचुअल फंड, तो ये सब सुविधाएं भी बैंक देने लगे हैं, तो उसे कहा जाता है यूनिवर्सल बैंकिंग। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि भाई यूनिवर्सल बैंकिंग जो है वो क्या है? तो जहाँ पे बैंकिंग सेवाएं और आधुनिक वित्तीय सेवाएं एक साथ उपलब्ध हो तो उसे कहा जाता है यूनिवर्सल बैंकिंग। अब आगे बढ़ते हैं डेवलपमेंट बैंक। तो डेवलपमेंट बैंक क्या है? जैसा कि मैंने बताया ही कि भाई किसी विशेष क्षेत्र की या किसी विशेष सेक्टर के लिए विकास के लिए विशेष प्रकार के बैंक बनाए जाते हैं। तो जैसे पहला एग्जांपल है नाबार्ड, इसका पूरा नाम है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड। इसकी स्थापना कब हुई? 2 जुलाई 1982 को। तो ये भी क्वेश्चन जो है यूपी उत्तराखंड पीसीएस में पूछा गया है। हेडक्वार्टर क्या है इसका? मुंबई, ठीक है। तो नाबार्ड का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बम्बई में। इसकी स्थापना कब हुई? 2 जुलाई 1982 को। अगला जो वो है टॉपिक उस पे है सिडबी। सिडबी क्या है? स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इसको कहा जाता है सिडबी। इसकी स्थापना कब हुई? 2 अप्रैल 1990 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? लखनऊ में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब हम। एग्जिम बैंक। एग्जिम बैंक को कहा, एग्जिम बैंक की फुल फॉर्म है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक। तो नाम से ही लग रहा है कि भाई एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में जो है वो देगा ये, मतलब सहायता का, एक्सपोर्ट इंपोर्ट जैसे सेक्टर में सहायता देने के लिए या वित्तीय सहायता देने के लिए इस बैंक की स्थापना हुई है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बम्बई में है, ठीक है। और इसकी स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 1982 को। अगला बैंक है एनएचबी, नेशनल हाउसिंग बैंक। तो ध्यान नाम से ही लग रहा है कि जो हाउसिंग सेक्टर है उसमें विकास के लिए, उसमें डेवलपमेंट के लिए इस बैंक की स्थापना हुई, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई? 9 जुलाई 1988 को। हेडक्वार्टर क्या है इसका? हेडक्वार्टर है इसका दिल्ली, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।